जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लस पे। जैसा कि हम सभी लोगों ने कल से अपनी एक हिस्ट्री के इतिहास की सीरीज को शुरू किया है, कहानी इतिहास की, जिसमें कल हम लोगों ने जो स्टोरी सुनी, जो कहानी सुनी इतिहास की, वह ये थी कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी यूरोपीय कंपनियों को भारत आने की। ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें भारत की ओर अपना रुख करना पड़ा। भारत में ऐसा क्या था? मैंने कल भी आपसे बताया था कि यूरोपीय इतिहासकार लिखते हैं कि भारत सांप और सपेरों का देश था। तो मैं ये सवाल हमेशा पूछता हूं, तो यहाँ पे क्या लेने आए थे वो? क्या यहाँ से सांप लेने आए थे? क्या यहाँ पे कोबरा लेने आए थे? कौन सा सांप लेने आए थे यहाँ से, अगर हम केवल सांप और सपेरों के देश थे? तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था, कुछ 7 बिंदु थे, कुछ 7 कारण थे जिसने हर बाहरी आक्रांता को, व्यापारी को, कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया था। और उसमें जो सबसे प्रमुख कारण था वो मैंने आपको बताया था कि भारत की आर्थिक संपन्नता थी। जलवायु भी था, क्योंकि हम लोग जो आपको बताया था कि जो हमारी जलवायु है मसालों के लिए उपयुक्त थी, और मसाले हमारे यूरोप में बहुत फेमस। और लैंड रूट बंद होने के बाद फिर आगे के लिए उन्होंने सी रूट को खोजने की कोशिश की, और उसी का प्रयास में प्रमुख कारण हुए उसके, वो उनमें से एक रहा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, और उन्हीं यूरोपीय कंपनी में से जो पहली कंपनी भारत में आई थी, जो फर्स्ट कंपनी भारत में आने वाली थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। और पहली कंपनी कौन थी? वास्को डिगामा के साथ 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, और भारत में यहीं से माना जाता है कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना की शुरुआत हुई। तो इसी श्रृंखला में हम लोग बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे आज यूरोपीय कंपनियों के बारे में। कौन कौन सी चीजें हैं, उनका कौन कौन से अभियान थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनका जो निजी अभियान चला उसके बारे में बात करेंगे। इनके जो सरकारी अभियान चले उसके बारे में समझेंगे। और इसकी जो नीतियां थी, उन नीतियों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर इनकी वजह से कई सारी चीजें भारत में आई भी, जो इनकी देन है उसको भी हम लोग देखेंगे। और अंत में हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि आखिर भारत के इस बाजार में इन कंपनियों का, यानी कि पुर्तगाली कंपनी के पिछड़ने का कारण क्या था। ये भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर में गए थे, लेकिन उसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया, जबकि शुरुआत तो इन्होंने की थी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे पुर्तगालियों के निजी अभियान के बारे में। तो भारत में पुर्तगालियों का जो निजी अभियान था वो 3 अभियानों के रूप में देखा जाए। 1498 जो पहला था, फिर 1500 और फिर 1502। ये निजी अभियान के रूप में इसको देखा जाता है। ये भारत में इनका निजी अभियान इसको माना जाता है। तो पहला अभियान इनका था 1498 वाला, जैसा कि हमने कल आपसे ये डिस्कस किया था कि पुर्तगालियों का ये पहला अभियान था जो वास्को डिगामा के नेतृत्व में, कब? मई 1498 में, 1498 ऑफ मई को भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट राज्य जो केरल में है, वहां पर कप्पा कांडू नामक जो बंदरगाह पर, वहां पर आया था। और उस समय जो कालीकट का हिंदू राजा था, जो हिंदू शासक था, उसका नाम जैमोरिन था। और उसने ही बड़ा फूल माला गाजे बाजे के साथ, जैसे कहते हैं, वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। लेकिन पहले से ही वहां पे अपना व्यापार कर रहे जो अरब के व्यापारी थे, उन्होंने इसका खुलकर और जमकर विरोध किया था, क्योंकि अब किसी बाहरी का पैर वहां पे पड़ चुका था, जो उनके स्वामित्व को अब
ललकार रहा था। लेकिन अब वास्को डिगामा भी क्या करें, ये यहां से मसाला और वस्त्र लेकर गए, और जब ये पुर्तगाल ले जाकर इन्होंने इसको बेचा, तो कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या हुआ, इनके पूरी भारत की जो यात्रा थी उसका खर्च निकालने के बाद भी इनको उसका 60 गुना प्रॉफिट हुआ। आप बिलीव कर सकते हैं, 60 गुना प्रॉफिट। यानी हम कितना ज्यादा चर्चित रहे होंगे उस समय, हमारी वस्तुएं कितनी डिमांडिंग रही होंगी उस समय, आप समझिए। मैं ये भी बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूं कि जो हम लोगों के दिमाग में ये भरा गया शुरू से, हम पिछड़े देश थे, और ब्रिटिशर्स ने आकर, यूरोपियों ने आकर हमको बनाया, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा और हर्ष की बात भी है आपके लिए कि भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं था, भारत में उद्योग भी थे, जिसको आप कुटीर उद्योग कहते हैं। लेकिन जब यूरोपियों का आगमन यहां पे होता है, तो उन्होंने आके ये बात समझाना शुरू कर दिया कि उद्योग केवल यूरोपियों का काम है, और हमको धीरे 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 सिर्फ कृषि प्रधान ही बनाना शुरू कर दिया, और हमारे यहां से आप कह सकते हैं जो हमारे लोकल उद्योग थे उनका पतन शुरू कर दिया। ठीक है। और मैंने आपको यह भी कल डिस्कशन किया था कि वास्को डिगामा के पहले भी एक यात्री आए भारत की खोज के लिए, बार्थोलोमेवस, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप से वापस चले गए। लेकिन वास्को डिगामा की किस्मत अच्छी थी कि यहां पर इनको अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती यात्री व्यापारी मिल गया, और उसी के साथ ये कहां है, उसी के साथ ये कालीकट पे आए। ये पहला अभियान था पुर्तगालियों का, निजी अभियान। दूसरे अभियान के बारे में बात करें जो 1500 ईस्वी में हुआ था, तो यह अभियान अल्फ्रेज क्रैम्बल के नेतृत्व में हुआ था, और यह भी जैमुरीन के जो कालीकट राज्य था वहीं पे आया था, और इसने भी इसी क्षेत्र से कई प्रकार के वस्तुओं जैसे मसाले, कपड़े, इन सब की खरीदारी की, और खरीदारी करके वापस ये फिर पुर्तगाल चला गया। फिर इसके बाद आता है तीसरा अभियान 1502 का, और यह अभियान 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डिगामा के नेतृत्व में ही हुआ था, और इस बार भी वह कालीकट राज्य पर ही पहुंचा था। और इस समय वास्को डिगामा के आने के बाद जो 1502 में हुआ, तो 1503 ईस्वी में जो पहला कारखाना था, पहला दुर्ग था, पहला मुख्यालय था, ये कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित करने में सफलता मिली थी। आईएएस में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है कि इसका यूज क्या करते थे वो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस कारखाने का या यह गोदाम जो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए और उनको रखने के लिए बनाया। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में केरल में जो कन्नूर जगह है वहां पर स्थापित किया था, और यह पुर्तगालियों की पहली किलेबंद कोठी थी, मतलब एक दुर्ग, एक किले के रूप में बनाया था। और यह पहली किलेबंद क्या थी, इनकी कोठी थी। ये तो थे हमारे निजी अभियान जो कब कब हुए, 1498, 1500 और 1502 में, जिसमें दो बार वास्को डिगामा के नेतृत्व में। कौन कौन सा, 1498 वाला और 1502 वाला। और 1503 में क्या हुआ था, पहला इन्होंने कारखाना दुर्ग जो होता है उसकी स्थापना की थी। अगर सरकारी अभियान के बारे में बात करें, निजी अभियानों के बाद अब हम लोग आते हैं सरकारी अभियान पे, तो वास्तविक रूप से पुर्तगालियों के कुल 3 सरकारी अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो 1505 से 1509 तक यहां रहा, और इसी को एस्तादो डी इंडिया नाम का समुद्री साम्राज्य इसको कहा गया, इसी की स्थापना हुई, ये कंपनी थी एस्तादो दे इंडिया, पोर्तुगीज। और ये 1505 में ये पुर्तगालियों का पहला सरकारी अभियान था, और यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, ये पहला उनका आप कह सकते हो नेतृत्व करने वाला था, पहला सरकारी नेता था। और इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कहा गया है।
क्योंकि इसी ने भारत के आसपास स्थित जो भी समुद्री क्षेत्र थे उन सब पर कब्जा करने के लिए नीले जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी अंग्रेजी में बोला जाता है या शांत जल की नीति कहा जाता है, उसका विकास किया। ठीक है। फिर यहां पे एक युद्ध भी होता है जो अल्मोड़ा और संयुक्त शक्तियां कौन थी, जिसमें भारत के गुजरात का शासक, मिस्र का शासक, तुर्की का शासक, इन सब के बीच में हुआ था चोखुल का युद्ध 1508 ईस्वी। और इसमें हुआ क्या था, अल्मोड़ा के बेटे को, उसके पुत्र को इन सभी शक्तियों ने, मतलब भारत के, गुजरात के जो शासक थे, मिस्र के शासक थे, तुर्की के शासक थे, इन लोगों ने मिलकर उसके पुत्र को, अल्मोड़ा के पुत्र को क्या किया, मार दिया। और इसीलिए अल्मोड़ा यहां पर पराजित हो जाता। फिर इसके बाद दीव का युद्ध होता है 1509 में, और इस युद्ध में अल्मोड़ा फिर और संयुक्त शक्तियों के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें अल्मोड़ा ने शुरुआत में ही अपनी बढ़त बनाई, लेकिन पुर्तगाल सरकार ने क्या किया, इनको वापस बुला लिया। और इनके स्थान पर फिर 1509 में अल्फांसो अल्बुकर्क, वो भारत का, उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, वायसराय बना के इनको भेजा गया। और पुर्तगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना गया, क्योंकि इन्होंने भारत में जो नीले शांत जल, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, उसको बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर उसका विस्तार किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया था, 1510 ईस्वी में बीजापुर राज्य का जो शासक था उससे गोवा को छीना और एनेक्स किया, अपने पुर्तगाली राज्य में, साम्राज्य में उसको मिलाया। और आदिल शाह कि उस समय वहां पे आदिल शाही जो थी, वंश थी, उसकी सत्ता यहां पे थी। और यूसुफ आदिल शाह जो था वो उस समय वहां का शासक था। 1510 में इन्होंने मिलाया था वहां पे। 1515 में खैर मृत्यु भी हो गई थी इनकी, अल्बुकर्क की, वहीं गोवा में ही मृत्यु हो गई थी इनकी। और कुछ अच्छे काम भी अल्बुकर्क ने किए, जैसे सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसीलिए अल्बुकर्क को, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अल्बुकर्क को इसीलिए राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा पे खिलाफ काम किया था। ठीक है, क्योंकि इसने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक मलक्का नाम की जगह थी, वहां पर व्यापारी मंडी जो थी उस पर इसने पूरा कब्जा जमा लिया, और पुर्तगाली राज्य के, साम्राज्य के, वो अंडर में आ गया। फिर अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी के पास ही हरमुज नाम की एक मंडी थी, उस पर कब्जा किया। लेकिन लाल सागर के व्यापार के, जो वहां पे एक स्थापित, वहां का विख्यात अदन नाम का व्यापारिक मंडी जो थी, उस पर लाख चाहने के बाद भी पुर्तगाली अपना नियंत्रण नहीं कर पाए थे। तो इसने क्या किया, इसने बीजापुर के शासक से गोवा को एनेक्स किया। इसलिए इसको रियल फाउंडर बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अब आप इस बात को भी समझिए कि जब अगर कोई कंपनी कहीं पे भी आती है और उसको अपना स्थायित्व बनाना होता है, तो उसको वहां पे अपनी परमानेंट कॉलोनी भी बनानी पड़ती है, एक रेसिडेंट बनाना पड़ता है, तब जाके उनके स्थायित्व कुछ आता है। तो अल्बुकर्क भारत में स्थायी, इसको मैं बोला भी, परमानेंट कॉलोनी बनाना चाहता था, इसीलिए इसने पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन इसकी मुसलमानों से ज्यादा बनती नहीं थी, बहुत तंग करता था ये भारत के मुस्लिमों को उस समय। और इतना ही नहीं, धर्मांतरण का भी बड़ा मामला समझ में आता था उस समय, क्योंकि अल्बुकर्क ने, अगर धर्म के क्षेत्र में बात करें, तो ये बहुत ही जो असहिष्णुता इसकी नीति थी उसके विकास की। अल्बुकर्क के बारे में मैंने आपको इतना इसलिए बनाया क्योंकि इसने, इसके बहुत बड़ा देन है, यहां पर पुर्तगाली शासन को फिर से स्थापित, फिर से क्या कहोगे, पहली बार
क्योंकि पहली बार तो उसको माना जाता था, ठीक है, अल्मोड़ा को। फिर अल्बुकर्क जब आए तो इन्होंने फिर से पुनः स्थापित किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर अगर हम बात करें वास्को डिगामा के फिर से भारत आने पे, तो वास्को डिगामा के बारे में कई लोग जानते हैं कि सिर्फ 2 बार भारत आए, लेकिन ध्यान रखना वो 3 बार भारत आए थे। 1498 में पहली बार, 1502 में, और तीसरी व अंतिम बार 1524 में भारत आए थे। अगर 1524 ईस्वी में हम बात करें तो ये तीसरी बार वास्को डिगामा का कालीपटकट पे यहां पे इनका आगमन हुआ था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इनको मलेरिया हो गया यहां पर, और यहीं पे भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए 24 इनका अंतिम आगमन था। इनकी 2 जगह समाधियां बनाई गई वास्को डिगामा की, एक तो कोचीन में है और दूसरा पुर्तगाल में लिस्बन नामक जो जगह है वहां पर इनकी समाधि, ठीक है। फिर अगर अल्बुकर्क के बारे में आए, मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूं, अगर अल्बुकर्क के बाद हम लोग बात करें तो नीनो डी कुन्हा, ये 1529 से लेकर 1538 तक यहां पे तीसरा गवर्नर बन के आया था, और इसने 1529 में जो यहां का पुर्तगाली मुख्यालय था कोचीन में, वहां से इसने इसको उठाया और उठाकर इसने गोवा में स्थापित कर लिया था। और ये इतना अच्छा इसका डिसीजन साबित हुआ कि यहां से पुर्तगाली जो थे उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए परमिट जारी करना शुरू कर दिया। यानी अब किसी को भी हिंद महासागर में व्यापार करना होगा तो उनको एक तरह से आप कह सकते हो टोल देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनके शासनकाल में आगे की तरफ अगर हम आएंगे तो कुन्हा के समय भारत में जो पुर्तगालियां शक्तियां थी उसका ह्रास होने लगा, वो शक्तियां कमजोर पड़ने लग गई। अगर ईसाई धर्म के भारत में आने की बात की जाए तो जो ईसाई धर्म भारत में आया था वो ध्यान रखना 1542 ईस्वी में जो पुर्तगाल का गवर्नर था डिसूजा, उसी के साथ ध्यान रखना, ये संत का नाम भी ध्यान रखना कि जो ईसाई संत यहां पे आया था उसका नाम था संत जेवियर। ये भारत में आया और इसी के साथ भारत में ईसाई धर्म ने मुख्य रूप से आगमन किया। तो आज मैंने आप लोगों को बताया इसी पुर्तगाल या भारत में यूरोपीय शासन के आगमन में जो पॉइंट्स बताए उसमें से कुछ पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें पुर्तगाली कंपनियों का निजी अभियान और पुर्तगाली कंपनियों के सरकारी अभियान के बारे में बात। और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली कंपनी की नीतियों की, पुर्तगाली कंपनियों ने क्या दिया हमें और उनके विघटन के कारण। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि इस कहानी को मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं, जो फैक्ट्स बता रहा हूं, उसमें से आप सभी लोग जरूर से नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप रखिए, और यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन में ये सारी बातें आपको याद रहेंगी और बहुत अच्छे से इस चीजों को कर पाएंगे। तो कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे पुर्तगालियों की यहां पे भारत में की गई नीतियों से। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक कहानी जो हम लोग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी लग रही होगी, ये तरीका आपको इतिहास पढ़ने का अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरीके से डेली हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके हिस्ट्री के इस कहानी को शुरू करेंगे फिर से कल। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, यानी कल रात में 8 बजे फिर से। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप सभी को जय हिंद।